नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपको अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और हो सके तो अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखते हैं। आज इसके छोटे छोटे पहलुओं के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते। आइए शुरुआत करते हैं। भारत का आर्थिक इतिहास। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, हम ये जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, इससे पूर्व क्या इसका रचना क्या थी, इसकी संरचना किस प्रकार की थी, क्या ये विस्तार पूर्वक एक बड़ी संरचना के आधार पर थी जो आज संकुचित होगी, छोटी होगी या इससे विशाल होगी। हम संपूर्ण तौर पे उस पर टॉपिक वाइज हम चर्चा करेंगे। जो भारत का जो आर्थिक इतिहास से हमें समझना होगा कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रारूप क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। तो हम भारत का जो आर्थिक इतिहास है हम उसको 3 भागों में से विभाजित करते हैं। जिस प्रकार से हमने भारत का इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, उसी प्रकार से उसी के पैरेलल सेम हम आर्थिक इतिहास को भी उसी पैरेलल में डिवाइडेड कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत पहला जो पहला भाग है इसका, ये है आपका प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। हमने ये 3 भागों में इसे विभाजित किया है। 3 भागों में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन 3 कालखंडों में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से पनपी या अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से पनपाया गया या अर्थव्यवस्था का क्या महत्वपूर्ण भूमिका इन 3 कालखंडों में रही और ये कालांतर तक किस प्रकार से चलती हुई आ रही है। अब बात करते हैं जो पहले खंड की, तो उसमें जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल के अंतर्गत जो हम अर्थव्यवस्था का आंकलन करेंगे उसके अंतर्गत हमें ये समझना होगा कि जो अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो प्रारंभ कहाँ से हुआ, उसकी नींव कहाँ रखी गई। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं हम इतना पीछे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि प्राचीन काल तक जा रहे, फिर उसके बाद मध्यकालीन जाएंगे, फिर आधुनिक भारत के को देखेंगे। उसके पश्चात हम वर्तमान समय में जो आदि काल के बारे में हम जब में जो वर्तमान स्थितियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में समझेंगे। यह बात करें जो प्राचीन काल है, जो प्राचीन काल में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था वहाँ भी पनपी और कालांतर से ये निरंतर एक पानी की लहर की तरह निरंतर बहती हुई आगे को बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब प्राचीन काल की यदि हम बात करें, प्राचीन काल सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। इससे पूर्व का कालखंड जिसका जो प्रागैतिहासिक काल, जिसका हमें प्रत्यक्ष तौर पे किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता है, हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब जिस कालखंड का हमें प्रत्यक्ष तौर पर या कुछ ऐसी चीज़ें उसमें प्राप्त होती जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभ्यता में ये चीज़ें हुई होंगी और हम एक अनुमान के आधार पर हम उसका संपूर्ण अवलोकन करते हैं, उसी आधार पर हम अपनी समीक्षाएं प्रस्तुत करते हैं। यदि हम बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्या माना गया है, इस प्राचीन काल को सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य व्यवस्था थी, यदि हम उसकी आधारशिला कहें तो वो अर्थव्यवस्था इसका प्रमुखतः आधार था। क्या ये आधार किस प्रकार से बना और क्यों बना, इस पे हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार रहा, जो प्राचीन काल में जो हम मान रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्या है ये प्राचीन काल माना जाएगा। अब प्राचीन काल जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहीं से इसी सभ्यता में अर्थव्यवस्था की प्रमुख भूमिका रही है। जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर व्यापार पर आधारित चीज़ें हुई। हम देखिए कभी भी जो अर्थव्यवस्था को यदि हम परिभाषित करते हैं वो 2 लोगों के मध्य होने वाले व्यापार या लेन देन का समूचा जो कार्य होता है उसे हम अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, जब 2 परस्पर किसी मध्य या किसी 2 पक्षों के बीच होने वाली वो प्रतिक्रिया जिसे
व्यापार की श्रेणी में रखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब ये सिंधु घाटी में किस प्रकार से इसकी नींव प्रारंभ हुई। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत सभ्यता के तौर पर जब विकसित हो रही थी, तो यहाँ पर लोग अपना जो सामान था या अन्य जो प्रदेशों में जो अपने व्यापार करने जाते थे, या दूर दराज यूरोप से या अन्य जगहों से जब लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, तो क्या करते थे, अनाज के बदले या रुपया लेते थे, या उस अनाज के बदले या नमक लेते थे। इस प्रकार से क्या हुआ, ये व्यापार आदान प्रदान, जिसे हम आयात निर्यात की परिधि, वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ। जो आयात की बात करें हम, जो निर्यात की बात करें, जो आधारशिला पड़ी, जो विश्व के सम्मुख या दुनिया के सम्मुख से जो आयात और निर्यात की जो अवधारणा उत्पन्न हुई, वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसकी शिला तैयार हुई। जब व्यापार का जो मुख्य कारण था, हम किसी व्यक्ति विशेष से गेहूँ ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, हम उसके बदले उससे क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं, या उससे या पैसा ले रहे हैं, या फिर हम उसे सोना चांदी या इत्यादि किसी रूप में उसका एक दाम ले रहे हैं, या मूल्य उसका निर्धारण कर रहे हैं, या उससे वो चीज़ें ले रहे हैं। तो ये एक दो पक्षों के मध्य होने वाला व्यापार की एक आधारशिला को तैयार करता है। ठीक है, यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब धीरे धीरे जब प्राचीन काल से हम आगे निकलते हैं, थोड़ा मौर्य काल की तरफ बढ़ते हैं, तो मौर्य काल में हमने देखा भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण हुआ, जिसके अंतर्गत जब मौर्य काल के बाद मुगल काल इत्यादि जब ये चीज़ें आए, तो इसमें मौर्य का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा, जिसमें इन्होंने क्या किया, भारतीय उपमहाद्वीपों का एकीकरण प्रारंभ कर दिया। जब राष्ट्रीय एकीकरण और सैन्य सुरक्षा से कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई, जब किसी राष्ट्र का या क्षेत्र का एकीकरण होता है, तो वहाँ पर अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती हैं कि यहाँ पर अच्छी चीज़ें होंगी, यहाँ पर जो सरकार है या जो जनाधार है, जो शासक है, वो कोई ऐसी रणनीति को लागू करेगा जिससे कि जनमानस का जीवन सुखमय हो सके। ठीक है, और दूसरी तरफ जब सैन्य सुरक्षा की बात करें, तो हम पे कोई आपदा होने वाली पर, या हम पे कोई भारी आक्रमण से हमें इसकी से क्या हो, सुरक्षा होगी, या कुछ ऐसी चीज़ों का कार्य इसके अंदर। अब कृषि उत्पादन में वृद्धिता कैसे हुई, जब हमें किसी प्रकार का श्रेय मिला, हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का श्रेय मिला, जब हमारी भौतिक साधनों को कहीं ना कहीं पंख लगने का कार्य हुआ, तो उत्पादन क्षेत्र में, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हमें तकनीकियों का सहारा मिला, और साथ ही उत्पादनता में भी वृद्धि हुई। ठीक है, अब उसी के पैरेलल हम देखें, एक तरफ व्यापार की बात कर रहे हैं, हम वाणिज्य की बात कर रहे हैं, और सामान्य आर्थिक प्रणाली को भी इसके अंतर्गत हमें बढ़ावा देखने को मिला। अब देखिए, जो अर्थशास्त्र का जो मेन धुरी होती है, वो समाज का वह तख्ता जो उसका इकाई के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, अब यदि मैं बात कहूँ आपसे, हम विद्यालय या शिक्षण संस्थानों में इसलिए जाते हैं कि कल की डेट में हम धन को अर्जित कर सकते हैं। मेरा खुद का एक कॉन्सेप्ट है, जब मैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है उनसे कि आप स्कूल क्यों आ रहे हो, आपका क्या उद्देश्य है। वो कहते हैं, बच्चों का होता है जवाब अलग अलग। मैं उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि हम अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए आते हैं, या फिर हम पढ़ने के लिए आते हैं, तो यदि हमारे घर में कोई शिक्षित है, तो वो हमें घर में भी पढ़ा सकता है और हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आज की डेट में यदि हम यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, ऐसे बहुत से सोशल मीडिया हैं जहाँ पर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मगर हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए धन कमाने के लिए, तो वो विद्यालय शिक्षण संस्थान से बेहतर नहीं हो सकता है। हमें एक तरफ वो अग्रसर उस दिशा की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। देखिए, कोई व्यक्ति विशेष द्वारा किसी कार्य को संपादित किया जाता है, तो उसकी अपेक्षा से वो क्या करता है कि सोचता है कि इससे मुझे लाभ हो। अब चलो छोड़ो इन बातों को, आप ये देखिए, मैं किसी कार्य या किसी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हूँ, मैं अपना मकान बना रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे मकान में आप ये ईंटें, बजरी इत्यादि यहाँ पर 1-2 हफ्ते काम कर दो। आप एक दिन फ्री में काम कर दोगे, दूसरे दिन क्या उस कार्य को आप फ्री में करोगे?
कतई भी नहीं करोगे, क्योंकि यदि उस कार्य से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे किसी भी प्रकार का धन अर्जित नहीं हो रहा है। जब मैं आपको पैसा दूंगा, मैं कहूँगा कि पर डे आपको इतना पैसा मैं दूंगा, तो आप क्या करोगे, उस कार्य को निष्ठापूर्वक उस कार्य को संपादित करोगे और उसकी अपेक्षा में आप क्या करोगे, धन अर्जित करोगे। जो संपूर्ण अर्थशास्त्र की जो धुरी घूमी रहती है वो एक तो मानवताओं पे निर्भर रहती है, साथ ही दूसरी जो इसकी केंद्र बिंदु होती है वो धन की उस परिधि के, उस गोले के चारों तरफ घूमती है, जिसका केंद्र बिंदु होता है मनुष्य। मनुष्य उस धुरी की केंद्र परिधि में घूमने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो धन को अर्जित करने का कोशिश करता है। ये धन का ही खेल है, पूरा अर्थशास्त्र। समग्र अध्ययन धन का किया जाता है। यदि हम बात करें व्यक्ति की विशेषताओं की या व्यक्ति विशेषताओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यहाँ पर इच्छाएं होती हैं, उसको पूर्ति करने के लिए हमारे पास सीमित साधन है और उन्हीं साधनों से हमारी इच्छाओं का भी क्या होता है, पालन होता है, या हम कहें उन इच्छाओं को कहीं ना कहीं हम दबाते हैं कि उन इच्छाओं को पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की। तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, भारत में राष्ट्रकूट और होपसाल जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं सभ्यताओं का यहाँ पर क्या हुआ, विकास। जो ये राजकूट जो सभ्यता थी, ये होपसाल जैसी जो सभ्यताएं प्रतिष्ठित रही, तो यहीं से विकास की धुरी को पंख लगे मध्यकालीन काल में, ठीक है। अब इसमें जो हमने देखा कि जब 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, मध्ययुगीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण रूप से इसने प्रतिभाग किया। जब भारत में ब्रिटिश काल जो 16वीं शताब्दी में कंपनी शैली का आगमन हुआ, तो उसी मध्यांतर क्या हुआ, 16वीं शताब्दी तक के जो मध्ययुगीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ये महत्वपूर्ण भूमिका इसने अदा करी। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत या कहें ऐसी जो यूरोपीय कंट्रियाँ थी या फिर मध्यकालीन जो मध्य एशिया के जो क्षेत्र थे, यहाँ पर क्या ये व्यापार के क्षेत्र में अग्रसर आगे को हुए और इस वजह से क्या हुआ, मध्ययुगीन काल में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ये उभर के आए, ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में जो अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, यहाँ पर हम यूरोपीय उपनिवेशवाद को देखेंगे और साथ ही इसी दौरान अर्थव्यवस्था में से तेजी से गिरावट हुई। जो आधुनिक काल में जिस प्रकार से यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने जिस प्रकार से लोगों पर अत्याचार किया या उनका शोषण किया और किसानों के प्रति अभद्रता की और एक तरीके से गुलामी की वो दौर पर पहुंचा दिया आधुनिककालीन उपनिवेशवाद ने, तो इससे क्या हुई, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं तेज़ी से गिरावट आई। ये गिरावट किन किन चीज़ों से आई, हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, आधुनिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि जहाँ पर किसानों का शोषण किस प्रकार से, भैया आपने खेती बाड़ी करी तो आप पे हमने टैक्स लगाया, आपसे हमने लगान वसूल किया, जो बीज का मूल्य आपको दिया नहीं, और जो एक तरफ से क्या हुआ, प्रकृति से भी उसकी मार झेलनी पड़ी, समय पर बारिश नहीं हो रही और नहरों के माध्यम से पानी का सही टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच पाना, इन सभी चीज़ों से किसानों का कहीं ना कहीं शोषण हुआ। यदि हम बात करें भारतीय धन की निकासी की बात करें, तो इसमें भारतीय धन की भी निकासी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत आए तो यहाँ पर जो भारत की जो संपदा थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने लूट कर अपने देश ले गए हैं या उसका दुरुपयोग करा, और जो यहाँ पर जो राजनेता थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी भूमिका निभाई। अब हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास होना, जो किसान वर्ग या हस्तशिल्प के लोग थे या जिनके छोटे छोटे उद्योग थे, उनका सही स्तर पर प्रयोग ना हो पाए और उनकी जो कार्य प्रणाली को सही तरीके से नहीं पनपने देना, और उन जो हस्तशिल्पों द्वारा जो उद्योग को निर्मित किया गया था उनको सही मार्केट ना मिल पाना। साथ ही यदि मैं बात कहूँ
तो उनको एक मंडी और या उसका जो निर्यात आयात होना और उसका जो मूल्य था वो उस मूल्य से उसको ना मिल पाना, इस चीज़ का भी एक ह्रास हुआ। और भूमि व्यवस्था का निचला स्तर होना। अब भूमि व्यवस्था में जिस प्रकार से भूमि व्यवस्था में जो मजदूरी, बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था में बात करें, किसानों का जो शोषण के मध्य में इन सभी चीज़ों का जो समावेश हमें देखने को मिला, तो ये क्या हुआ, इसका स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता रहा, जहाँ पर कृषि करने की भी उपज किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाने लगा। ये चीज़ इस गिरावट के लिए प्रमुख जिम्मेदार रहे। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में क्या हुआ, जब 1947 तक तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह हमेशा क्या हुआ, निचली तरफ गिरती हुई रही। क्योंकि जब 1947 से पूर्व की यदि हम स्थिति की बात करें तो ये भारत एक तो अंग्रेज़ों की गुलामी के दौर से गुजर रहा था, जहाँ पर जो हमारी जो कंट्री के जो लोग थे उनका शोषण हो रहा था, यहाँ पर किसानों का शोषण हो रहा था, जो यहाँ की जो संपदा है उसको लूट कर अपने देश ले जाना, और यहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी उसके सही रूप में उसका दाम ना देना, और यहाँ के जो सोना चांदी इत्यादि जो यहाँ की वन संपदा था उसका दुरुपयोग कर अपने निजी संपदा के लिए उपयोग करना, इन सभी चीज़ों से हमारी जो अर्थव्यवस्था में जो गिरावट लगातार देखने को मिली। 1947 के बाद भी ये गिरावट लगातार होती रही। अब बात करते हैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र के अंतर्गत या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान समय में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। इससे पूर्व हमें ये समझना होगा कि भैया कि भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या। संपूर्ण तौर पर हमें ये जानने की आवश्यकता है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम पहले क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसको देखते हैं, जो सर्वोत्तम उदाहरण है अर्थव्यवस्था का। इसमें हम देखते हैं एक तो उत्पादन क्षमता देखते हैं, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको हम सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर ही कहें, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसे कि जिसमें उत्पादन क्षमता के अनुसार वितरण आवश्यकता के अनुसार के मैं कितनी कार्य में, अब मान लीजिए 2 पल के लिए सोच लीजिए, मेरी क्षमता है 10 किलो उठाने की, तो मैं अपनी 10 किलो क्षमता के अनुसार ही तो कार्य करूँगा, या क्षमता के बढ़कर कुछ कार्य करूँगा, ऐसा नहीं। तो उसी आवश्यकता के अनुरूप उस कार्य को संपादन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि हम आज के भारत की बात करें तो आज की भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ी हुई है। आज यदि हम विश्व पटल पर यदि हम भारत की स्थिति देखें तो आज भी ये विकासशील देशों की श्रेणी में है, खड़ा हुआ है। क्योंकि ये विकासशील श्रेणी में इसलिए खड़ा है कि यहाँ पर एक स्थिरता ना होने के कारण यहाँ की जो जनसंख्या सर्वप्रथम यहाँ पर एक रोड़ा बन के पैदा होती है, और जो यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होता, अच्छी शिक्षा व्यवस्था ना होना, और सही तरीके का एक प्रशासनिक ढांचा ना होना, जो यदि है भी तो उसको सही तरीके से लागू ना कर पाना, और जो सर्वाधिक जो इसको प्रभावित करता है वो भ्रष्टाचार इसमें लिप्त रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। 2011 की जब जनगणना हुई थी उसके मुताबिक ये देखने को मिला था कि जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत की 54% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही अपना कार्य को संपादन करती हैं, और जीडीपी का एक सबसे बड़ा, यदि मैं बात करूं, जो उसका कार्य क्षेत्र को पुश करता है, बढ़ाने की जो कोशिश करता है, वो हमारी कृषि जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं, ये इस पे सबसे बड़ा इसकी देन है कि इसके बदौलत हमारी जो इकोनॉमी दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि देश होने के कारण यदि मैं बात कहूँ तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में से अधिक लोग, जो 54% इसी एग्रीकल्चर से अपना रोज़गार या रोजी रोटी का भरण पोषण इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी हमारी यदि हम बात करें, हमारे देश की एक
50% आबादी कृषि पर आधारित है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताओं के बारे में तो भारत तो आपको पता है एक विकासशील देश है। इसकी क्या विशेषताएं हैं उन पर हम गौर करते हैं। जो वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताओं की यदि मैं बात करूं, इसमें कम प्रति व्यक्ति आय का होना है। ठीक है, आय का वितरण में असमानता को दर्शाना है और कृषिगत क्षेत्र के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था का जो परसेंट है वो 49% अप्रोक्स यदि हम माने 49 से 54% की जो जनसंख्या है वो हमारे कृषि आधारित कार्यों पर हमेशा संकलित रहती है, लगी रहती है। और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था को जो डाउन करने का जो इसका निचला स्तर होने का जो प्रमुख कारण है वो बेरोजगारी इसका प्रमुख कारण है। और कम बचत दर के कारण पूंजी निर्माण में क्या होता है, कमी होती है। और साथ ही अर्थव्यवस्था की जो दोहरी प्रकृति है, एक तो आधुनिक अर्थव्यवस्था है और एक परंपरागत है। देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को प्राप्ति हो। परंपरागत जो प्राचीन समय से जो चली आती, जो पूर्व से जो चली आई, उसी अर्थव्यवस्था के ढांचे के अनुरूप हम चलते हैं। और आधुनिक अर्थव्यवस्था में कुछ समावेशी चीज़ें देखते हैं, जैसे वाणिज्य या हम कहें कंस्ट्रक्शन वर्क देख सकते हैं, इस मुद्रा स्फूर्ति देखते हैं, बैंकिंग का क्षेत्र देखते हैं। ये चीज़ें क्या होती है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसके साथ जुड़ा रहता है और दूसरा हिस्सा परंपरागत गैर संसाधनों की तरफ जुड़ा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इन चीज़ों पर जो हम कह रहे हैं कि इसमें निम्न प्रति व्यक्ति आय का क्या होता है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय अत्यंत क्या है, बहुत कम है। यदि हम वर्ष 2016-17 की यदि बात करें तो प्रति व्यक्ति एक भारत के प्रत्येक व्यक्ति की यदि बात करें, यदि कोई व्यक्ति को ले रहे हैं तो उसकी हम जब प्रति व्यक्ति आय को यदि जोड़ें वो होती है आपकी 8,600 रुपये प्रति माह कमाता है। एक अनुमानित मोटा यदि हम जोड़ें तो यदि ये राष्ट्रीय आय क्या होती है, किस प्रकार से निकालते हैं, हम आगे उसको बताएंगे। यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें 2016-17 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है केंद्र सरकार को तो उसके अकॉर्डिंग ये रही। इससे भी नीचे हमारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय पहुंच चुकी है। आज की वर्तमान स्थिति में देखें, जिस प्रकार से कोविड से संपूर्ण विश्व त्रासित है, उससे भारत भी अछूता नहीं है। इसकी जो व्यापक मार पड़ी है वो भारत पे पड़ी। इससे जो भारत की जो जीडीपी जो है, जो 2014 में 37.48 थी, तो आज वही जीडीपी का दर -2.31 पहुंच चुकी है। ये तो हमें समझना ही होगा कि कितनी % हमारी क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, निम्न व्यक्ति प्रति आय कितनी है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को इस चैनल से कहीं ना कहीं हेल्प हो रही होगी तो आपको लगता है कि ये चैनल से कहीं ना कहीं आपके जनरल नॉलेज को बूस्ट मिल रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। अब बात करें जनसंख्या की ऊंची वृद्धि। अब भारत एक ऐसा देश है जो जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर में आता है संपूर्ण विश्व में, जिसके अंतर्गत अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर लिंगानुपात का स्तर भी और शिशु मृत्यु दर की भी अधिकता है और औसत जीवन की जो प्रत्यक्ष है वो कम होना, ये चीज़ें होती हैं। और पूंजी की कमी की यदि हम बात करूँ तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे हम, इसमें क्या है, आय का स्तर कम होने से बचत नहीं हो पाती है, सबसे पहली बात तो यह है। और निर्माण जिससे निर्माण की दर में भी क्या होती है, कमी हो जाती है। और पूंजी की भी कमी और अन्य ऐसे संसाधन हैं जिसमें श्रम की बात करें या प्रकृति संसाधन की बात करें, इनका उपयोग से नहीं हो पाता है। ये राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की जो हम बात करें, जो आय में ये चीज़ें उनकी वजह से कमी हो जाती पूंजी की। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा तबका मैं यदि कहूँ, यदि हमारी जो अर्थव्यवस्था को जो डाउन करने का जो मेन कारण है वो है बेरोजगारी की स्थिति। विकसित देशों में बेरोजगारी की प्रकृति का चक्र क्या होता है, अपनी धुरी में स्थिरता से या परिस्थिरता की तरफ घूमता है। भारत में उसका उल्टा होता है। इसमें जो सामर्थ्य होते हैं, इसमें मांग के अभाव में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है कि अब
समाज में जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास रोज़गार उपलब्ध नहीं है, और रोज़गार उपलब्ध नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या है, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी। अब हमें क्या करना होगा, ऐसे संसाधन जुटाने होंगे जिससे कि बेरोजगारी की दर को कम किया जा सकता है। आज यदि हम बात करें 2021 में, तो आज सर्वाधिक चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंच चुकी है। आज 30 साल का रिकॉर्ड आज ब्रेक कर चुकी है बेरोजगारी, ठीक है। अब भारत की संरचना में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक है, और इसका बड़ा कारण क्या होता है, पूंजी का अभाव होना होता है। अब यदि पूंजी होती तो उतनी बेरोजगारी का हमें आलम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई अपना छोटा छोटा कारोबार खोल सकते थे। अब धन का अभाव होने के कारण क्या होता है दोस्तों, बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाती है, जो भारत की रचनात्मक बेरोजगारी का क्या होता है, एक बड़ा हिस्सा है। इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है, देखिए इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि पूंजी का अभाव होता है। कृषि क्षेत्र में श्रम का नगण्य होता है, कि उसमें जो श्रम है वो कम होता है कृषि क्षेत्र में, और सीमांत उत्पादन भी क्या होता है, उसमें नगण्य होता है। इसलिए यदि हम बात करें कृषि की, तो उसमें अदृक्षित और गुप्त बेरोजगारी उसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, तकनीकी पिछड़ापन होता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि हम देखें, सभी उद्योगों में उत्पादन की जो पुरानी तकनीकों का ही प्रयोग किया जा रहा है। यदि हम बात करें स्रोत कार्य हो रहे हैं, तो आज भी उन्हीं पुरानी चीज़ों से हो रहे हैं जो 100 साल पहले हो जाए, 30 साल पहले। इसका सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार से आज हमारे भारत में बड़ी बड़ी आईआईटी या कहें आईआईटी संस्थानें जो बनी पड़ी हैं, तो वहाँ पर क्या है, आधुनिक उपकरणों पर लोगों को या जो परीक्षार्थी होते हैं उनको सिखाया नहीं जाता है। आज भी यदि हम कहें ऑटोमोबाइल की यदि हम बात करें, यदि आप आईआईटी कि किसी भी संस्थान में चले जाइए, वहाँ पर आपको 1947 से 60 या 80 की दशक की गाड़ियों पर ही आपको क्या किया जाता है, प्रयोग करने को दिया जाता है। यदि हम विदेशी कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर जो वर्तमान में जो तकनीकी चीज़ें चल रही हैं उसी पर कार्य क्षमता कराया जाता है। अब मान लीजिए आपने 2001 के मॉडल पे, गाड़ी के मॉडल पे कार्य किया, उसको खोला, उसको जो भी करा उसको पूर्ण रूप से असेंबल करके पूरी तरीके से उसे तैयार किया, वो करा। अब उसी दरमियान जो हम किस दरमियान में जा रहे हैं, 2021 में रह रहे हैं, और 2001 की जो गाड़ी है वो 2019 के मुकाबले क्या हमारा जो संकुचित क्षेत्र है, जो पुरानी चीज़ों पर हम कार्य कर रहे हैं, वो वर्तमान समय को क्या है, बीट नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपके सम्मुख से फरारी कार रख दी जाए या कोई जगुआर कार रख दिया जाए, तो हम कहेंगे आप इसको खोल के फिर पुनः इसे असेंबल करो। आप तो कार्य कर रहे हो 2001 की गाड़ी में, और आपके सम्मुख से रख दी 2020 की गाड़ी रख दी। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है कि इन चीज़ों से क्या होता है, स्रोत कार्य या हम जो परीक्षार्थी होते हैं वो उतनी तरह परिपक्व नहीं हो पाता है। बेरोजगारी का आलम यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि वो खुद का जहाँ पर या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं वहाँ पर पीछे हो जाते हैं। आप वर्तमान समय में जो चीज़ें हो रही हैं, यदि वही वर्तमान चीज़ों की प्रायोरिटी उन संस्थानों को दिया जाए, तो क्या होगा, वहाँ पर से ऐसी चीज़ें उभर के सम्मुख से आएंगी जो बेरोजगारी के दर को कम कर सकती हैं, ठीक है। और जो स्रोत कार्य और विकास कार्य में भी क्या होता है, कम खर्चा होता है, और कुछ ही उद्योग ऐसे होते हैं जो तकनीकी रूप से क्या होते हैं, उन्नत होते हैं। उन्हीं के आधार पर क्या होती है, इनका कार्यशैली पर अधिक अंकुश होता है, ठीक है। अब ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे की बात। अब जो मैंने आपको बोला था, जो बेरोजगारी, कम बचत के कारण पूंजीवादी निवेश होना, और यहाँ पर एक चीज़ और है जो सर्वाधिक अपने आप में महत्व रखती है, शिक्षा का क्षेत्र, मेडिकल का, और ये चीज़ दो प्रमुख चीज़ें हैं। अब अशिक्षा का स्तर की बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी विकसित राष्ट्र का विकसित होना उसकी जनता होती है, ठीक है। उसकी जनता जनार्दन ही उसका प्रमुख विकसित होने का श्रेय उसको जाता है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अशिक्षा का जो प्रभाव है वो अत्यधिक तौर पे है। देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से अधिक ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या है, शिक्षा का अभाव है। और जो शिक्षा जिन्होंने पाई है उस शिक्षा से वो
उतना कार्य नहीं कर पाते हैं जो शिक्षा वर्तमान समय में चल रही है। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है अशिक्षित होना, सही चीज़ों को समझ नहीं पाना, या हम बात करें आयात और निर्यात या पूंजी या उदारवादी या इत्यादि कोई भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से वो परे रहते हैं, उन चीज़ों को वो नहीं समझ पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अस्पतालों की, तो अस्पतालें क्या होती हैं, यहाँ पर मृत्यु दर की बात करें या जन्म दर की बात करें तो वो भी सारे क्या होते हैं, जो हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी उसका बड़ा फैक्टर रहती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, विकसित देश और विकासशील देशों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, और यदि विकसित देशों की क्या ग्रोथ रेट होती है वो भी देखते हैं। देखिए जो विकासशील देश होते हैं उनका जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो 2 से 30% उनके अंतर्गत रहते हैं, और यदि हम विकासशील देशों की बात करें तो 40 से 75% के बीच का ये रेशियो होता है। और द्वितीय क्षेत्र में यदि विकसित देशों की यदि हम बात करें 20 से 45% के मध्य रहते हैं, और इसी के अनुपात में द्वितीय सेक्टर विकासशील देशों की हम लें तो उसमें 15 से 35% का ही इसमें हिस्सेदारी रहते हैं। और तृतीय क्षेत्र में देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है जब विकासशील और विकसित देशों के मध्य यहाँ पर हो जाए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत 35 से 70% तक का जो क्षेत्र होता है वो जीडीपी के अंतर्गत होता है, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम विकासशील देशों की, तो विकासशील देश का अप्रॉक्स क्या है 25 से 55% तक का ही ये पार्टिसिपेट कर पाता है, और यहाँ पे ऑब्वियसली है कि यहाँ पे जीडीपी का डाउन होना। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्राथमिक क्षेत्र से जो सीधे तृतीय क्षेत्र में जो अग्रसर हुई है उसका जो मेन उद्देश्य होता है विनिर्माण और क्षेत्र का या औद्योगिक क्षेत्र का अभाव होना। अब औद्योगिक हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती या उनको लगाने की आवश्यकता है, और विनिर्माण जो हम कह रहे हैं विकास की जो बात करते हैं वो विकास को धरातल पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट या उतार नहीं देते। जो हम कार्य योजना जो केंद्र सरकार योजनाओं को लागू करती हैं उसका सही रूप धरातल पर ना उतर पाना इसका एक बड़ा फैक्टर होता है। अब अर्थव्यवस्था को उत्पादन के स्वामित्व के रूप में के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा। हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा हिस्सा है या कहीं एक दूसरे के पैरेलल ये जुड़े रहते हैं। यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थशास्त्र का ही एक अंग है। तो उत्पादन को स्वामित्व के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में से विभाजित किया है। पहले तो हमने पढ़ा था पूंजीवादी और समाजवादी, इन 2 भागों में इसको विभाजित करते हैं। पूंजीवादी क्या होती है, समाजवादी क्या होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, उत्पादन के संसाधनों पर निजी नियंत्रण होता है। ठीक है, जो उत्पादन करता है जो उसी का नियंत्रण उसके उत्पाद पर होता है, उनके संसाधनों पर होता है, और उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मैंने इससे पूर्व कहा था जब कोई कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वो उस कार्य से प्रॉफिट कमाना चाहता है। कोई भी अगर हम देखें संपूर्ण संसार में प्रति व्यक्ति को देखें वो कहीं ना कहीं संघर्ष करता है अपनी आजीविका को जीने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। अर्थशास्त्र ये कहते हैं सीमित साधनों से अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना, और जो संसाधन जो उपलब्ध हैं उन संसाधनों से अपनी इच्छा को पूरा करना, ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत घूमती रहती हैं। ठीक है, अब एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन है उनके शासन जो संसाधन है उन पर निजी स्वामित्व का हक होना, और साथ ही जो उत्पादन का जो मेन उद्देश्य होता है वो स्वयं के लाभ के लिए होता है। ठीक है, अब मूल्य के निर्धारण में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें मान लीजिए मैंने 10 किलो गोभी उगा के रखी है तो उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप होता है? बिल्कुल नहीं होता है। वो क्योंकि वो मैंने उगाई है तो उसमें स्वामित्व कौन है? मैं हूँ, और उसमें निजी हक भी मेरा ही है, और वो जो उत्पादन का जो मेरा उद्देश्य था वो
लाभ कमाने के उद्देश्य से मैंने उसको किया था और बाजार शक्तियों द्वारा उसका निर्धारण होता है। हम किसी मंडी पर उसको बेचने गए हैं, मंडी का जो रेट है उसी रेट पे वो बिकती हैं, ठीक है। अब इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, या फिर हम बात करें सरकार उसके दाम को कम या ज़्यादा कर सकती है। अब क्या होता है, प्लस वी पॉइंट की तरफ गए या माइनस पॉइंट की तरफ, दो बार धनात्मक और ऋणात्मक की यदि हम बात करें, ठीक है, पूंजीवादी के अंतर्गत, तो पहले बात कर लेते हैं हम धनात्मक की तरफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है और घरेलू जो उत्पाद होता है वो भी हमेशा बढ़ोतरी की तरफ जाते हैं और तेज़ी से अर्थव्यवस्था का विकास होता है और व्यक्तियों द्वारा जो अधिक भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी किया जाता है, जो उनके सपने हैं उनको पूरी करने के लिए भी अंतर्गत होता है। मैं इसका एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण देता हूँ अर्थव्यवस्था का। अर्थशास्त्र के क्या होता है, एक बार क्या हुआ, एक राम था एक श्याम था, उनके पिताजी का नाम था मोहन। देखिए, राम और श्याम दोनों भाइयों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ कि जायदाद को लेकर। ये बात जब मोहन को पता चली तो उसने कहा कि मेरे बेटे जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। जब ये चीज़ उसे पता चली तो ये जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, तो उसने गुस्से में आके दोनों बेटों को बुलाया और दोनों बेटों से कहा, भैया कि आप जो मेरी जायदाद है लो, आपको मैंने सपुर्द कर दी बराबर उसको। मान लीजिए उसके पास 2000 रुपये थे, 2000 रुपये जायदाद के तौर पे हम उसको ले लेते हैं, तो 1000 रुपये श्याम को दिए, 1000 राम को दिए, श्याम, ठीक है। अब राम और श्याम को 1000 रुपये दिए। अब इसमें जो राम था वो थोड़ा सिंसियर था, पढ़ा लिखा था, जो श्याम था वो चंचल प्रवृत्ति का था। श्याम ने सोचा मैं इन पैसों को, देखिए साधन हमेशा सीमित होते हैं, उन सीमित साधनों से उसको किस प्रकार से आगे ग्रो किया जाता है वो कहने की बात है, ठीक है। मान लीजिए 1000 रुपये हैं, राम ने उसे कहा कि भैया मैं इससे अनाज लूँगा, खेत में बोऊँगा और उससे जो फसल बेचेगी वो मैं उसे मंडी में बेचूँगा, जो मुझे लाभ होगा उससे कहीं ना कहीं 1000 के 2000 हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ श्याम था, श्याम ने कहा कि भैया मैं तो 1000 रुपये मिले मैं पार्टी करूँगा या मूवी आई है मूवी देखने जाऊँगा और या फिर दोस्तों के साथ अल्कोहल पीऊँगा या ऐसी कुछ चीज़ें मस्ती करूँगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, जो मैं कह रहा हूँ जिसने अच्छी सोच रखी, जो सोच रहा अपनी प्लानिंग के साथ, उसकी आय में हमेशा पूंजी में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ श्याम की जो पूंजी है वो धीरे धीरे ऋणात्मक की तरह जाएगी। मान लीजिए आप 500 रुपये आज खर्च करें, 200 रुपये कल खर्चे, 300 रुपये कल खर्चे, एक समय ऐसा आएगा वो शून्य ऋणात्मक की तरफ पहुँच जाएगा, ठीक है। यही है अर्थशास्त्र का फंडा। अब बात करते हैं जो मैंने आपको प्लस पॉइंट की तरफ बताया, जो धनात्मक की तरफ जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें प्रति व्यक्ति आय होती है, घरेलू उत्पादन बढ़ोतरी की तरफ तेज़ी से विकास होता है, व्यक्तियों द्वारा जो अधिक भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है इच्छाओं की परिपूर्ति के। वहीं दूसरी तरफ जो ऋणात्मक पॉइंट की तरफ हम यदि बात करें तो उसमें क्या होता है, आय का संतुलन नहीं होता। मैंने जैसे आपको श्याम का उदाहरण दिया, उसमें उत्पादन संतुलन नहीं हो पाता है, विभिन्न प्रकार के शोषणों से सामना करना पड़ता है। जन कारण गतिविधियों की क्या होती है, हमें जानकारी नहीं होती, हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को लगे कि ये आपकी नॉलेजेबल वीडियो है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ठीक है, ये जानेंगे। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक के तौर पर जिन्हें जाना जाता है वो कार्ल मार्क्स को इनके जनक के तौर पर जाना जाता है। कार्ल मार्क्स की एक बुक है जो डैश कैपिटल, ठीक है, DS कैपिटल है इनकी। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के कमज़ोर वर्ग के पक्ष में राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि खुली प्रतिभा का सामना
करने में अक्षम। मतलब कहने का मतलब है कि समाजवादी जो समाज का एक ऐसा वर्ग, समाज का ऐसा तबका जो कमज़ोर है, किसी कार्य को करने में असमर्थ है, उसको सरकार को आर्थिक गतिविधियों में संचालित करना चाहिए, उसको रोज़गार उपलब्ध कराना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से उसके अंतर्गत क्या होगी, स्पर्धा करने की ललक जागेगी, और जब खुली स्पर्धा का सामना करने में वो सक्षम हो जाएगा, अभी तो वो अक्षम है, जब सक्षम हो जाएगा तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रो करना प्रारंभ करे। अब इस प्रकार से हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि वो खुली स्पर्धा में क्या होगा, उसका सामना करने में अक्षम रहे या सक्षम रहे। ठीक है, अब समाजवाद को भी दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए दो भागों में कौन कौन से बांटा गया है। एक तो उत्पादन के संसाधन पर सार्वजनिक नियंत्रण का, कि भैया कि उत्पादन के जो उत्पादन किया हुआ है, जो संसाधन जो जुटाए हुए हैं, क्या उसमें सार्वजनिक तौर पे किसका नियंत्रण होना चाहिए, जो उत्पादन का उद्देश्य किसके लिए होना चाहिए, क्या जन कल्याण के लिए या स्वामित्व के लिए होना चाहिए, स्वयं के लिए होना। इससे पूर्व की जो हमने देखा, जो पूर्व की यदि हम गतिविधि यूएसआर द्वारा भी इसको प्रतिपादित किया गया है, जिसमें हमने आगे चर्चा की थी। अब बात करते हैं समाजवाद में धनात्मक और ऋणात्मक की बात करें। इसके अंतर्गत हम जो बात कर रहे हैं, धनात्मक पॉइंट की बात करें और ऋणात्मक पॉइंट की बात करें, तो धनात्मक जो पॉइंट होता है वो अर्थव्यवस्था में असंतुलन नहीं होता उसमें। देखिए उसमें संतुलन बनाए रखने का बहुत बड़ा कार्य छिपा होता है। उसकी जो धुरी होती है वो असंतुलन नहीं होती, वो संतुलित होती है। ठीक है, जन कल्याणकारी कार्यों का अधिकता होती है उसमें, जो ग्राउंड लेवल पे वो लोगों से अधिक जुड़ते हैं और जन कल्याणी कार्य पे अधिक फोकस रखते हैं, और जो कार्य होता है, जो बेरोजगारी हो या किसी अन्य कार्य में जो संसाधन जुटाने की यदि हम बात करें, तो उसमें वो अपना 100% देते हैं। ठीक है, और मंदी का प्रभाव नगण्य होता है, मगर वहाँ पर जो कहते हैं कि भैया जो जीडीपी दर है या रुपये की बात करें, वहाँ पर ये नगण्य होती है, उसका कोई प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और इसी का जो समाजवाद का जो दूसरा ऋणात्मक जो पॉइंट है, उसके अंदर हम देखेंगे आर्थिक विकास की जो गति इसमें धीमी होती है। ठीक है, इसकी जो विकास की गति होती है वो बहुत धीमी गति से चलता है। मान लीजिए कोई उत्पादन कार्य कर रहे हैं, वो एक तो बरसात की मार झेल रहा है, या समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है, या प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो पास होने के बावजूद भी उसमें इतना ज़्यादा अमाउंट लग जा रहा है, इतना ज़्यादा व्यय हो जा रहा है, जिससे कि उसकी आमदनी उससे दुगनी खर्च हो जाए, उसको लाभ कम हो रहा है, ये चीज़ हो जाती है। और सार्वजनिक आय में कमी होना। देखिए हम किसी कार्य को 10 रुपये में कर रहे हैं या उसकी लागत 20 रुपये हो जाती है, तो क्या होता था, सार्वजनिक आय में क्या होती है, उसमें ऋणात्मकता आ जाती है, और इसमें निम्न जीवन की गुणवत्ता है। हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं क्या है, अनंत है, मगर उन्हें सीमित करने के लिए भी उन चीज़ों की आवश्यकता होती है जो उनको परिपूर्ति के लिए आवश्यक हो जाती है। धन एक ऐसा साधन है जिससे कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का क्या करता है, खुशी से उसको संपादित करता है। और जब धन की कमी हो जाती है, जो इच्छाएं हैं, जो अनंत इच्छाएं हैं, उनको भी अंकुश लगाने से उन इच्छाओं का भी दमन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राज्य देश है, आपको पता होगा, जिसमें क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को जो सार्वजनिक होते हैं और निजी क्षेत्र इसके अंतर्गत जुड़े रहते हैं। जो निजी क्षेत्र होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र, इन दोनों का कोलाब इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है, जन कल्याण की भावना और लाभ कमाने का मेन उद्देश्य होता है। जो भारत की जो अर्थव्यवस्था को जो पंख लगाने का जो कार्य करती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये दो चीज़ें यदि ना हों तो अर्थव्यवस्था को फल नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ें होती हैं उसमें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका कारण क्या होता है। इसमें कांग्रेसी नेताओं की विचारधारा जो प्रस्तुत की थी नेहरू जी ने, उसके विपरीत होती हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति लोगों की असीमित शक्ति होती है।
पिछड़ापन इसका कारण होता है। ठीक है, अब विश्लेषण क्या देखने को इसमें मिलता है, उपलब्धियां एवं सीमाएं औसत होती हैं इसमें। देखिए हमारी जो उपलब्धि हैं वो अनंत हो सकती हैं या सीमित भी हो सकता है। देखिए उपलब्धियां क्या होंगी, हमेशा सीमित होती हैं, सीमाएं के औसत के अनुसार रहेंगी। और तथा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील ही है। यदि सभी चीज़ आसानी तरीके से सही तरीके से एक पटरी पर चले तो ये विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। मगर तो यहाँ पर क्या है, ये विकासशील की श्रेणी में अग्रसर है। यहाँ पर क्या, प्रति व्यक्ति आय कम है, यहाँ पर आय में असमानता देखने को मिलती है, यहाँ पर कृषि संसाधनों में कमी है, जो यहाँ पर आधुनिकीकरण का, और यदि हम इंडस्ट्रियों की बात करें वो कम है, और अनैच्छिक बेरोजगारी का स्तर कम है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, ये ऐसी मुद्दे हैं जो अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं ऋणात्मक की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था की तो 1991 से पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, किंतु सुझाव देखिए 1991 से पहले की हम बात करें तो उसमें हमें जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिली, किंतु इसका जो झुकाव था समाजवाद की ओर, देखिए उस टाइम पे इसका जो झुकाव था समाजवाद की ओर था, किंतु अब जो झुकाव है वो पूंजीवाद की ओर हो गया है। देखिए जिस प्रकार से आधुनिकीकरण हो रहा है, हम कहें 21वीं सदी की ओर, तो जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी की ओर ज़्यादा इसका झुकाव है, ना कि समाजवाद की ओर। ठीक है, जो बात करें आज की डेट में, हम जब अपने देश की जो जीडीपी को यदि हम देखें, जो नापते हैं वो कैसे होता है, क्या हम समाज के उस प्रत्येक वर्ग या प्रति व्यक्ति आय के तौर पर क्या हमारी देश की जीडीपी तैयार होती है? कदापि नहीं। यह सरकार हमारी भ्रम है, यह हमें भ्रमित करती है। आज की तिथि में जितने भी प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उन्हीं से हमारे देश की जीडीपी तैयार होती है। हमारा देश का सबसे बड़ा भाग इंडस्ट्रियल एरिया पर ही आधारित होती है। यदि हम प्रति व्यक्ति कैपिटल आय के आधार पर यदि देखें या रूरल तौर पर देखें तो रूरल चीज़ को तो कभी इसके अंदर का इंक्लूड किया ही नहीं जाता। यदि हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें या रूरल क्षेत्र की बात करें या अर्बन क्षेत्र की बात करें, तो वो चीज़ें यदि इसके अंदर कर इंक्लूड करी जाएँ तो हमारी जीडीपी पे कोई ना कहीं कुछ फ़र्क देखने को मिलता। मगर जो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव देखने को मिलता है आज की तिथि में, वो इंडस्ट्रियल एरिया के माध्यम से ही इसका निर्धारण होता है, जहाँ पर आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्रियाँ देखने जाएंगे मिलेगी, लॉ इंडस्ट्री देखने में, कॉरपोरेशन क्षेत्र मोबाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखने को मिले, ऐसी चीज़ें जिससे कि पूंजी की अधिकता प्राप्त हो। किसान की यदि हम बात करें, जो कि 50% की आबादी टोटल क्या है पर व्यक्ति कि एग्रीकल्चर पर निर्धारित, क्या है इससे राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यदि हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी जो आज -2.3 की तरफ जो बढ़ रही है, 4 की तरफ चली गई है, तो ये जो निर्धारण होता है पर कैपिटल और इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप हैं उससे ही इसका निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात हम जो देखेंगे भारत में नियोजन को देखेंगे, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से संसाधन है उनको सुनियोजित करके सही तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और साथ ही इसमें हम देखेंगे पूंजीवाद को भी देखेंगे और जो बजट है उसको भी देखेंगे, आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को भी इसके अंतर्गत देखेंगे, इत्यादि चीज़ों का हम इसमें समावेशित अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये तो है अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग। दोस्तों, कल का जो टॉपिक हमारे सम्मुख से रहेगा वो रहेगा आपका राष्ट्रीय आय।
राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये किसके द्वारा इसको पहले प्रतिपादित किया गया, क्या राष्ट्र का बड़ा एक आय क्या वहाँ की जनता होती है या प्रति व्यक्ति आय होती है। इन सभी चीज़ों पर हम कल डिस्कस करेंगे, विस्तारपूर्वक समझेंगे। अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, क्योंकि ये नोट्स में आपके सम्मुख से जो ला रहा हूँ वो बेहतरीन नोट्स आपके प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत। उसके पश्चात जो राष्ट्रीय आय के बाद हम जो पढ़ेंगे वो भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में हम चर्चा करेंगे, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।